Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of October 2022. तो गाइज आज है तारीख 15 अक्टूबर 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कैस्पियन सी को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। देखो नीचे आपको ऑप्शन के अंदर 4 एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, बताना यह है कि इन चारों में से कौन सा एनिमल है जो कि बर्ड नहीं है। तो ऑप्शन ए बोलता है गोल्ड महासीर, ऑप्शन बी इंडियन नाइट जार, ऑप्शन सी स्पूनबिल या फिर ऑप्शन डी व्हाइट आइबिस। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर भी आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आपने थंबनेल में देखा है कि इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर दिया है। अब जापान को ओवरटेक किया किस चीज़ में, तो ये बात की जा रही है लेंथ ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के बारे में। जो मेट्रो रेल की लेंथ है ना, वो आज के टाइम पर इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कि हम लोग करेंट टाइम पर जापान को ओवरटेक कर चुके हैं, जापान को पीछे छोड़ चुके हैं। ये खुद यूनियन मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखने को मिलेगा और इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। अब स्क्रीनशॉट लिया है तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिख रही होंगी। इस लिस्ट के अंदर जब आप लोग देखते हो, हालांकि ये जो लिस्ट है ना ये अपडेट नहीं हुई है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। जब आप लोग देखते हो ये लिस्ट को तो ये बात करता है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की लेंथ के बारे में, कि कौन से देश में सबसे लंबी लेंथ आपको देखने को मिलती है मेट्रो रेल की। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में चाइना टॉप पर आता है। चाइना के अंदर आप लेंथ जब देखोगे मेट्रो रेल की तो वो लगभग 8684.95 किलोमीटर्स के आसपास नजर आती है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको ये 1344.7 किलोमीटर्स की नज़र आती है। उसके बाद यहाँ पर साउथ कोरिया आता है, साउथ कोरिया के अंदर 880.9 किलोमीटर्स है। देन जापान आता है, जापान के अंदर आपको 791.2 किलोमीटर्स का ये मेट्रो रेल लेंथ देखने को मिलता है। फिर जापान के बाद में यहाँ पर इंडिया आता था। अब आप कह सकते हो तो हम लोगों की जो रेल लेंथ थी, मेट्रो रेल लेंथ, वो लगभग 790.1 किलोमीटर्स के आसपास थी। लेकिन अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, ये जो लिस्ट है ये अभी अपडेटेड नहीं है। 1 अक्टूबर को ये सारी जानकारी दी गई थी, तो अब ये जब अपडेट होगी तो यहाँ पर जापान नीचे आ जाएगा, इंडिया ऊपर आ जाएगा। लगभग 800 किलोमीटर से ज़्यादा की लेंथ अभी करेंट टाइम पर भारत के अंदर हो चुकी है। तो अब हमारा टारगेट है कि साउथ कोरिया को बीट करना और साउथ कोरिया के बाद में यहाँ पर यूएसए को बीट करना, क्योंकि हम लोगों ने एक अलग से भी टारगेट सेट कर रखा है कि अभी मेट्रो रेल लेंथ को और बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाएगा, इस लेंथ को और तेज़ी से इंक्रीज़ किया जाएगा। तो पूरी तरह से हमारा एक मेजर टारगेट है कि हम लोग यहाँ पर यूएसए को बीट करें। चाइना को बीट करने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप देखोगे चाइना बहुत ही ज़्यादा आगे आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर 8000 के आसपास 8684.95 किलोमीटर की लेंथ है, जबकि यूएसए जो सेकंड नंबर पर है ये आपकी जब आप इसकी लेंथ देखते हो तो लगभग वो 1344 के आसपास है। तो एक मेजर डिफरेंस नज़र आता है, लेकिन इसको भी बीट कर जाएंगे हम लोग जिस प्रकार से आज के टाइम पर ये रेल लेंथ को बनाया जा रहा है। रेल लेंथ जब मैं बोल रहा हूँ ना तो बेसिकली बात की जा रही है मेट्रो रेल लेंथ की, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, सोचा आपके साथ में शेयर किया जाए और थंबनेल पर इसको डिस्कस किया जाए। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को वैसे आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं। जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर हेल्थ का टॉपिक देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक देखने को मिलेगा। तो उन सभी टॉपिक से इस वाले आर्टिकल को आप लिंक कर पाओगे। बात क्या की जा रही है, देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ चुका है। अभी तक आपके पास में जो लेटेस्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट थी वो थी 2021 की। नाउ अब यहाँ पर इस साल का यानी 2022 की रिपोर्ट आ चुकी है, क्योंकि हर साल अक्टूबर के महीने में ये रिपोर्ट आती है, तो हम लोग अक्टूबर के महीने में ही चल रहे हैं, तो 2022 की रिपोर्ट आई। अब इस रिपोर्ट ने क्या बताया, इस रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया के अंदर अब हालात और भी ज़्यादा ख़राब देखने को मिलेंगे भुखमरी के मामले में। तो इंडिया को इसी वजह से सीरियस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। और इस रैंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो भारत की रैंक अब की समय पर 107 देखने को मिलेगी। 2022 के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो 107 है। कितनी कंट्रीज़ में से, 121 कंट्रीज़ में से। तो आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा बॉटम पर इंडिया आ चुका है। और उससे भी ज़्यादा चिंता वाली बात क्या है कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान भी आप लोग देख पा रहे होंगे। जब मैं इन कंट्रीज़ के नाम लेता हूँ, ये आपको इंडिया के आसपास वाली नेबरिंग कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं। ये सभी यहाँ पर इंडिया से काफ़ी आगे हैं। श्रीलंका की रैंकिंग 64 है, नेपाल की 81 है, बांग्लादेश की 84 है और पाकिस्तान की 99 है। और इंडिया की यहाँ पर 107 रैंकिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो इंडिया इन सभी कंट्रीज़ से कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे देखने को मिलेगा इस रैंकिंग के अंदर, ऐसा आप कह सकते हो। और अगर हम लोग इस पर्टिकुलर इंडेक्स को थोड़ा और डिटेल से देखें तो सबसे पहली चीज़ आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल लास्ट वाली कंट्रीज़ हैं। और इसमें आप देख पा रहे होंगे इवन रवांडा, नाइजीरिया, इथियोपिया और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इनकी रैंकिंग है 102, 3, 4, 5 और 6 पर सूडान आपको देखने को मिलेगा। इन सभी कंट्रीज़ के बाद में भी यहाँ पर इंडिया देखने को मिल रहा है, मतलब इन कंट्रीज़ से भी नीचे आपको रैंकिंग देखने को मिल रही है इस इंडेक्स के अंदर में 107। फिर इंडिया के बाद में 108 नंबर पर जाम्बिया है, देन 9th पर अफगानिस्तान है और 10th पर आपको तिमोर लेस्टे देखने को मिलता है। ये अब की बार का यहाँ पर रैंकिंग रहा या रैंकिंग स्ट्रक्चर रहा, आप कह सकते हो। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये तो आप लोगों ने यहाँ पर रैंकिंग समझ ली है। अब रैंकिंग के बारे में देखो, वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्कोर कितना रहा, तो इंडिया का स्कोर अब की बार रहा है 29.1 का, 100 आउट ऑफ आप कह सकते हो ये स्कोर है। तो 29.1 का स्कोर देखने को मिला है और इंडिया को सीरियस कैटेगरी में डाला गया है। अब सीरियस कैटेगरी में डालने का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है ना, तो इसमें आपको 5 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। और वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। आप देख पाओगे, एक लो कैटेगरी है, देन मॉडरेट, देन सीरियस कैटेगरी, देन अलार्मिंग कैटेगरी और एक्सट्रीमली अलार्मिंग कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इसमें यहाँ पर स्कोर के हिसाब से जिसका स्कोर 9.9 से भी कम है। मॉडरेट के अंदर आप देख पाओगे यहाँ पे स्कोर है। सीरियस के अंदर जिसका स्कोर 20 से लेकर 34.9 के आसपास है। तो आप देखोगे इंडिया का स्कोर यहाँ पर 29.1 के आसपास है। तो इसी वजह से हम लोग सीरियस वाली कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। अलार्मिंग वाली कंडीशन में जो स्कोर है वो 35 से लेकर 49.9 के बीच का आता है। एक्सट्रीमली अलार्मिंग के अंदर आप देख पाओगे जिस कंट्री का 50 से ज़्यादा स्कोर होगा वो बेसिकली एक्सट्रीमली अलार्मिंग वाली कैटेगरी के अंदर आएगी। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर पहली चीज़ तो आपको रैंकिंग एकदम दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए, ताकि आप कहीं पर भी इसको कोट भी कर सको और वनडे एग्जामिनेशन के अंदर अगर पूछा जाए तो डायरेक्टली बता सको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनकी रैंकिंग पता होनी चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, स्कोर पता होना चाहिए। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ये जो कैटेगरीज़ है 5 कैटेगरीज, इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि एग्जैक्टली क्या क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। स्कोर की जब बात करते हैं तो 100 में से ये स्कोर मिला है 29.1 का। स्कोर अगर जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेस्ट प्लेस होगा। स्कोर यहाँ पर जितना ज़्यादा होता रहेगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर कंडीशन उस कंट्री की ख़राब होगी, ऐसा आप कह सकते हो। बाकी हम लोगों ने रैंकिंग को डिस्कस कर ही लिया है। देन एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि भारत के अंदर जो चाइल्ड वेस्टिंग है, यानी बच्चे की एज के हिसाब से जो उसका वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, उसकी हाइट के हिसाब से वेट उसका बहुत कम देखने को मिलेगा। ये वाली कंडीशन सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखोगे एज के हिसाब से वेट बहुत कम देखने को मिल रहा है। चाइल्ड वेस्टिंग वाली कंडीशन इंडिया में आप कह सकते हो एक बुरी कंडीशन पर है। 2014 में ये 15.1% के आसपास चाइल्ड वेस्टिंग देखने को मिलता था, जबकि साल 2000 में ये चाइल्ड वेस्टिंग बढ़कर 17.15 हो चुका है। तो अपने आप में यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हुआ है, चाइल्ड वेस्टिंग बढ़ा है कंट्री के अंदर, ऐसा आप कह सकते हो। दूसरा हम लोग देख पाते हैं अंडर नॉरिशमेंट भी इंक्रीज़ हुआ है।
अंडर नॉरिशमेंट का मतलब है कि व्यक्तियों को, लोगों को बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर कैलोरी नहीं मिल पाई है। होता क्या है कि एक व्यक्ति है, उसको यहाँ पर रोज़ाना के हिसाब से उसका एक कैलोरी इंटेक होता है कि उसको रोज़ाना के हिसाब से इतनी कैलोरीज तो चाहिए चाहिए। ठीक है ना। आप बॉडी वेट के हिसाब से देखते हो तो मान लो कोई सपोज एक व्यक्ति है जिसको 2000 कैलोरीज चाहिए, तो 2000 कैलोरीज के हिसाब से यहाँ पर उसको खाना खाना पड़ता है, इतना तो चाहिए चाहिए। अगर उससे कम उसके बॉडी के अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं कैलोरी डेफिशिएंसी नज़र आ रही है, कैलोरी अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी कम ले रहा है, उससे प्रॉपरली बॉडी के अंदर नॉरिशमेंट नहीं पहुंच रहा है, प्रॉपरली बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, प्रॉपरली बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, आप ऐसा कह सकते हो। तो वो वाली कंडीशन भी इंडिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अंडर नॉरिशमेंट की बात करते हैं तो 2018 से लेकर 20 के बीच में ये 14.6% था, जबकि 2019-20 के 21 के अंदर ये बढ़ चुका है, 16.3% हो चुका है। तो वही कंडीशन है कि कैलोरी डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तो सिचुएशन थी जो कि ख़राब हुई। अब कुछ सिचुएशन ऐसी है जो कि इंडिया में इम्प्रूव भी हुई है। वो कौन सी सिचुएशन है? चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग आप देखोगे ये थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। या फिर आप कह सकते हो कि जो बच्चे की उम्र है ना, उसके हिसाब से जो उसकी हाइट है वो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर कम है, क्योंकि होता क्या, चाइल्ड स्टंटिंग वाली कंडीशन वो होती है जब बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी हाइट बहुत कम हो जाती है। और वो कब होगा? जब प्रॉपरली बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इस वजह से हाइट कम हो जाएगी, बच्चा अपनी एज के हिसाब से बहुत छोटा लगेगा। वो बेसिकली यहाँ पर चाइल्ड स्टंटिंग वाली कंडीशन कहलाती है। तो ये चीज़ इंडिया में थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। चाइल्ड स्टंटिंग 2014 में 38.7% के आसपास था, ये थोड़ा सा कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन होकर ये 35.5% तक पहुँचा है। ये चीज़ यहाँ पर इंप्रूव हुई है। ठीक है ना। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई हैं वो बताया, इम्प्रूव क्या क्या हुआ है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। फिर उसके बाद में आप पिछले कुछ सालों के ग्लोबल हंगर इंडेक्सेस को कंपेयर करोगे इस वाले से, तो सिचुएशन ना हर साल थोड़ी सी इंडिया के लिए ख़राब होती हुई नजर आई है। आप देखोगे 2014 में इंडिया का स्कोर 28.2 था, 2022 में ये स्कोर 29.1 हो चुका है। यानी कि ये जो स्कोर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। ये यहाँ पर एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई। अब एक और बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। इसके बारे में कुछ स्टैटिक डेटा मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, इस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, कौन पब्लिश करता है, कब स्टार्ट हुआ था, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। इसको पॉइंट वाइज में अपने पास में नोट डाउन करके रख लेना। आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक एनुअल रिपोर्ट है, मतलब हर साल ये रिपोर्ट आती है। इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्फे के थ्रू। इसको सबसे पहली बार प्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहली रिपोर्ट आई थी साल 2006 में। फिर तब से ही हम लोग हर साल अक्टूबर के मंथ में इसको पब्लिश करते हैं। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि देशों के अंदर, जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो हंगर है, एक तरीके से भुखमरी है, उसको ट्रैक करना, उसको मेजर करने का काम करता है, कंट्री के लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर। ये इसका एक मकसद देखने को मिलेगा। कैलकुलेशन की बात करें तो 4 चीज़ों को लेकर ये पूरा कैलकुलेशन करता है, 4 इंडिकेटर्स हैं। अब वो 4 चीज़ें क्या क्या देखी जाती हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में? ये 4 चीज़ों के बेसिस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। नंबर 1, अंडर नॉरिशमेंट। ये मैंने आपको बता दिया। अंडर नॉरिशमेंट वो एक कंडीशन है जब एक व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट है कैलोरी की, उससे कम कैलोरीज वो ले रहा हो। दूसरा, चाइल्ड वेस्टिंग होता है। चाइल्ड वेस्टिंग के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से कम है, अब उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल जाता है। ये भी बेसिकली अंडर न्यूट्रिशन का ही इफेक्ट है। देन चाइल्ड स्टंटिंग देखने को मिलता है, जहाँ पर आप कह सकते हो उसकी उम्र के हिसाब से उसकी हाइट जो है वो बहुत कम होती है। ये भी अंडर न्यूट्रिशन के हिसाब से ही हो रहा है। देन यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी भी आपको देखने को मिलती है, यानी कि एक बच्चा जिसकी 5 साल से कम उम्र है उसकी मृत्यु हो जाना। तो ये 4 चीज़ों के बेसिस पर ये पूरा का पूरा इंडेक्स तैयार किया जाता है। जिस भी रीजन में, जिस भी कंट्री में ये चारों कंडीशन बहुत ख़राब होंगी, ऑब्वियस सी बात है उसकी रैंकिंग भी ख़राब होगी। जिस भी कंट्री के अंदर ये चारों ही कंडीशन काफ़ी अच्छे लेवल पर होंगी, उसकी रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव्ड होगी। बस यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्कोरिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ, 100 करके यहाँ पर, मतलब 100 में से यहाँ पर स्कोर दिया जाता है। जिसके 0 होंगे वो बेस्ट होगा। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता चले जाएगा और जिस भी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिलेगा इस 100 में से, उस कंट्री की सिचुएशन बहुत ख़राब होगी। ये मैंने आपको बताया। जितना कम स्कोर उतना ज़्यादा बेटर, जितना ज़्यादा स्कोर उतना ज़्यादा ख़राब प्लेस यहाँ पर मिलेगा इस रैंकिंग के अंदर में। अब
एक चीज़ और, ये मैंने आपको बता दिया था कि रैंकिंग कैसे आती है, इसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन के अंदर लो, मॉडरेट, सीरियस कंडीशन, अलार्मिंग कंडीशन और एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन के अंदर कंट्रीज़ को यहाँ पे रखा जाता है। इंडिया कौन सी कंडीशन में है? इंडिया अभी के टाइम पर सीरियस कंडीशन पर है। क्लियर हो गया। अब एक और बात दिमाग में आती है, ये आखिरकार इतना सारा डेटा इनको पढ़ना होता होगा, उस डेटा को मेजर करना होता होगा, उसके बाद ही तो ये इस इंडेक्स को तैयार करते होंगे। सही बात है। तो इतना सारा डेटा आखिरकार ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पास में आता कहाँ से है? तो सबसे पहली बात आप देखोगे, जो अंडर नोरिशमेंट का डेटा है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देता है। चाइल्ड मोर्टिलिटी का डेटा जो है ये आता है यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप से। देन चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग का जो डेटा है ये आता है यूनिसेफ से, और आप कह सकते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और वर्ल्ड बैंक से। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अलग अलग सोर्सेस हैं, मतलब इन एरिया से डेटा को लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद में मैं आपको कुछ और रेलिवेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ जो कि आपके मेंस में हेल्प करेंगे, आपको एथिक्स में हेल्प कर सकते हैं, एसए के अंदर भी हेल्प कर सकते हैं। इंडिया के अंदर आखिरकार हंगर की कंडीशन है क्या, भुखमरी की कंडीशन कहाँ पर आपको देखने को मिलती है भारत में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखो, अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 वाली रिपोर्ट है, इसने बोला कि भारत के अंदर लगभग 195.9 मिलियन के आसपास जो व्यक्ति हैं वो बेसिकली अंडर नॉरिश्ड पीपल देखने को मिलते हैं। और अगर पूरे दुनिया में देखें तो लगभग 821 मिलियन के आसपास जो लोग थे ना वो 2020 में अंडर नॉरिश्ड थे, यानी जितनी रिक्वायरमेंट थी कैलोरी की उससे कम कैलोरीज यहाँ पर उनके बॉडी में जा रही थी। तो अब क्या हुआ, इसमें से 821 मिलियन में से भारत के अंदर 195.9 मिलियन लोग थे जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन से सफ़र कर रहे थे। ये बात आपको देखने को मिलेगी। तो अंडर नॉरिशमेंट भारत के अंदर आप देखोगे वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है पूरे दुनिया के लेवल में, और साथ ही साथ पूरे एशिया में भी देखोगे तो इंडिया के अंदर ये लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी 2020 की एक और रिपोर्ट आती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, नेशनल हेल्थ सर्वे की। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 19 करोड़ के आसपास जो लोग हैं भारत के अंदर में, वो कहीं ना कहीं हर रोज़ आप कह सकते हो कि खाली पेट सो रहे हैं, है ना। एक टाइम खाना मिल रहा है, दूसरे टाइम खाना नहीं मिल रहा है। ये कंडीशन आपको इंडिया के अंदर साल 2020 में देखने को मिली है। फिर उसके बाद में लगभग 4500 से ज़्यादा जो बच्चे हैं, 4500 से ज़्यादा जो बच्चे हैं ना, उनकी मृत्यु हो गई थी 5 साल से कम उम्र के अंदर अंदर, जिसको हम लोग चाइल्ड मोर्टिलिटी बोलते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या था? माल न्यूट्रिशन, एक अच्छा खाना ना मिलना, कुपोषण हो जाना। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया में ये कंडीशन भी देखने को मिली है। और मैं आपको बताऊँ, ये तो अभी हमने 2000 किसकी बात करिए, 22 की बात करिए। 2022 में भारत की रैंक कितनी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर? वो है 107। इससे पहले आप देखोगे ना तो 2021 में इंडिया की रैंक थी 101, और आप कह सकते हो 2020 में आप देखोगे तो उस समय पर भारत की रैंकिंग थी 94th। तो 94 थी, उसके बाद 101 पर पहुंचे, देन उसके बाद 107 पर पहुंचे। तो आप देखोगे कि साल ब साल यहाँ पर इंडिया की जो रैंकिंग है वो डिक्रीज़ होती हुई चली जा रही है, ये यहाँ पर बताया गया। क्लियर हो गई बात। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम ज़रूर से कर देना, मेक श्योर करना वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट रखा है 5K प्लस लाइक का, जो कि आपको अचीव करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे, और जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट सेक्शन में आपको एक्टिव रहना है ताकि आपका मेरा एंगेजमेंट बढ़ता रहे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से फिर जान पहचान होती रहती है। जान पहचान का मतलब है उनकी प्रोफाइल, उनका जो नाम है ना वो फिर याद होने लगता है। तो इस वजह से यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो। ना यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला। इस आर्टिकल को वैसे आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेट कर पाओगे। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? जो INS अरिहंत है, ये क्या है? ये हमारे पास में एक सबमरीन है, यानी कि पनडुब्बी है। तो इस सबमरीन ने अभी एक मिसाइल टेस्ट किया है, और वो बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट है। आओ समझते हैं एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। तो हमारे देश का पहला जो बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है, तो ये बेसिकली जो INS अरिहंत है ना, ये एक न्यूक्लियर सबमरीन आपको देखने को मिलती है। तो इसने अभी कल के दिन एक कदम उठाया। वो क्या किया? इन्होंने एक मिसाइल टेस्ट कर लिया जिसको हम लोग SLBM बोलते हैं, यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। पनडुब्बी से एक बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर लॉन्च की गई है, आप ऐसा कह सकते हो। तो इस प्रकार की मिसाइल है जो कि सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती है, उसको यहाँ पर सक्सेसफुली हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है INS अरिहंत से, जो कि INS अरिहंत इस पनडुब्बी की ताकत को और ज़्यादा बढ़ाएगा। इस मिसाइल के माध्यम से ये और ज़्यादा
आप कह सकते हो पावरफुल हो जाएगी, जो भी हमारे ओशंस हैं उनको और ज़्यादा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आपको आगे एक और चीज़ बताता हूँ कि आखिरकार ये बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर ये आर्टिकल समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बाकी चीज़ें आपने पता है कि आखिरकार सबमरीन क्या है, पनडुब्बी क्या है, पनडुब्बी से इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। अब देखो, जब बात करते हैं मिसाइल की तो एक होती है क्रूज़ मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल सा डिफरेंस होता है। सपोज़ यहाँ पे हमारा टारगेट है, इस टारगेट को हमें हिट करना है और यहाँ पर ये जगह है जहाँ से हम लोग इस मिसाइल को लॉन्च करेंगे। तो मिसाइल को सपोज़ हम लोगों ने यहाँ से लॉन्च किया और ये रहा हमारा टारगेट। अभी समझते हैं, पहले हम लोग क्रूज़ मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं। तो क्रूज़ मिसाइल को जब लॉन्च करते हैं तो क्रूज़ मिसाइल कैसे चलता है? ऐसे इसकी जो पाथ है वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो क्रूज़ मिसाइल का जो पाथ है, आपने यहाँ से लॉन्च किया अपने टारगेट पर, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका पाथ देखने को मिलता है, जैसा आपको इस प्रकार से नज़र आ रहा है। लेकिन जब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की, तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ है वो ऐसा होता है। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल को आपने यहाँ से लॉन्च किया तो वो ऊपर जाएगा, पहले एक बार एनवायरमेंट से बाहर निकलेगा और एनवायरमेंट से बाहर निकलने के बाद में वापस एनवायरमेंट में एंटर करेगा और जाकर अपने टारगेट को हिट करेगा। तो यही बैलिस्टिक मिसाइल आप कह सकते हो कि इस सबमरीन के थ्रू हम लोग लॉन्च करेंगे और इसी चीज़ का यहाँ पर ये टेस्टिंग की गई है। समझ में आई बात? चलो आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये दोनों ही आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल आप ये वाला देखो, ठीक है ना। कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, कुछ महीने हो चुके हैं और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। यहाँ पे बात की जा रही है SYL के बारे में। SYL क्या है? तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये सतलुज यमुना लिंक कैनाल के बारे में बात करता हुआ नज़र आएगा। तो हरियाणा और पंजाब के बीच में इस कैनाल को लेकर बहुत लंबे समय से विवाद बना हुआ है। इस कैनाल को लेकर कोई भी जो सल्यूशन है, जो भी उपाय है वो नहीं आ पा रहा है। उस उपाय के लिए रिसेंटली हरियाणा और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने बैठकर बातचीत करी थी कि कुछ हल निकाल लेते हैं। लेकिन हुआ क्या? बैठकर बातचीत तो करी लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकला। कोई भी यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन के ऊपर ये लोग नहीं आ पाए, आप ऐसा कह सकते हो। मतलब ये जो प्रॉब्लम है, जो डिस्प्यूट है SYL वाला, वो अभी तक बना हुआ है। SYL की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, सतलज यमुना लिंक कैनाल प्रोजेक्ट है। सतलज और यमुना नदी को मिलाने की यहाँ पर बात की जाती है। अभी मैं आपको आगे मैप के माध्यम से और अच्छे से क्लियर करके समझाता हुआ चलूँगा। पहले हम लोग आर्टिकल में जो बातें हैं, जो करंट अफेयर में जो चर्चा है, वो समझ लेते हैं। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल और साथ ही साथ में पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान दोनों मिलकर बैठकर बातचीत कर रहे थे इस SYL कैनाल प्रोजेक्ट के सोल्यूशन के ऊपर कि भैया इसका एक उपाय निकाल लिया जाए। लेकिन हुआ क्या? कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं निकला है। ये जो मीटिंग है, इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो, जो पंजाब है ना, वो पानी देने से मना कर रहा है अभी भी। हरियाणा पानी मांग रहा है, हरियाणा कह रहा है हमें पानी चाहिए, पंजाब कह रहा है हम पानी यहाँ पर नहीं देंगे। अब मुद्दा क्या है ये पानी वाला, इसको समझते हैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से। जब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये वाला पिक्चर दिखाता हूँ, ये वाला मैप दिखाता हूँ, तो इसमें एक चीज़ ध्यान से देखना। हम लोग सतलुज नदी को पहले देखेंगे। सतलुज नदी कहाँ से निकल रही है? तो आप देखोगे इस प्रकार से यहाँ पर ये रहा, सतलुज नदी ऊपर से निकलती हुई आ रही है, ठीक है ना। ये आप देख पाओगे इस प्रकार से नदी निकलती हुई आई और यहाँ पर जाकर फिर वो इंडस वाली नदी के अंदर मिल जाती है। ये सतलुज नदी आपको देखने को मिलती है। लेकिन अभी अगर आपको डिस्प्यूट समझना है तो इस मैप को थोड़ा सा और जूम करके देखना होगा। तो सतलुज नदी ये आपको देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश से गुजरती हुई, उसके बाद में यहाँ पर ये पंजाब से गुजरती हुई निकल जाती है, पाकिस्तान में इंडस नदी के अंदर ये मिल जाती है। क्लियर हो गया? नीचे आपको हरियाणा देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं एक बॉर्डर बना देता हूँ, ऐसा वाला, ये रहा बॉर्डर, ठीक है ना। अब ये मैंने बॉर्डर बना दिया। ऊपर हिमाचल प्रदेश है, इधर पंजाब है और पंजाब के नीचे ही आपको हरियाणा देखने को मिलेगा। और एक समय पर आपको पता है पंजाब हरियाणा ये एक ही हुआ करता था, ये एक साथ में हुआ करता था। लेकिन बाद में इनके बीच में डिवीज़न हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पंजाब ऊपर आ गया, नीचे हरियाणा आ गया। अब जब ये साथ में से अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग यहाँ पर आप कह सकते हो स्टेट बन गए, तो एक एग्रीमेंट यहाँ पर किया जाता है कि जो हरियाणा है ना, हरियाणा ये बोलता है कि हमारे पास में पानी की काफ़ी बड़ी कमी है, क्योंकि हमारे पास में कोई प्रॉपर नदी नहीं आ रही है। यमुना नदी आ रही है तो यमुना नदी यहाँ पर आप देख पाओगे थोड़ा छोटा सा एरिया से यहाँ से निकल जाती है ना, थोड़ी बहुत यहाँ पर आती है, उसके बाद से यहाँ से निकल जाती है। आपको ये यमुना नदी देखने को मिल रही होगी हरियाणा में। तो हरियाणा का कहना है कि हमें पानी चाहिए, और पानी कहाँ से मिलेगा? पंजाब से। और पंजाब में क्योंकि सतलुज नदी बहती है, तो हरियाणा ने डिमांड ये करी थी कि हमें सतलुज नदी से कुछ पानी चाहिए अपने यमुना नदी के अंदर में।
और उसी पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए बीच में एक कैनाल बनाया जाता है। आपको पता होगा कैनाल बेसिकली आप कह सकते हो नाला या फिर एक गड्ढा खोदकर रास्ता बना दिया जाता है कि उस रास्ते से यहाँ पर पानी आ सके। तो यहाँ पर ये तो हो गई सतलुज नदी। सतलुज नदी से बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, यमुना के अंदर ये पानी को लेकर आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये बातचीत हुई थी, अग्रीमेंट हुआ था जब ये दोनों अलग अलग हुए थे, लेकिन इसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, आज तक ये लागू नहीं हो पाया। तो आप इमेजिन करो 1960 से लेकर अभी तक यहाँ पर ये मामला अटका पड़ा है, ये अभी तक लागू नहीं हो पाया। इसके पीछे बहुत सारा बवाल हुआ है पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर। वो क्या क्या बवाल हुआ है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी पता है क्या हुआ है, सिचुएशन यह है कि हरियाणा ने यहाँ पर अपना कैनाल बना लिया है, इतना नाला खोद दिया है, और इधर पंजाब का हिस्से का ये जो कैनाल है ये बाकी है, क्योंकि सतलुज नदी से पानी पहुँचाना है यमुना तक। तो कैसे पहुंचेगा, एक कैनाल के माध्यम से पहुंचेगा। तो आप देखोगे हरियाणा ने अपनी साइड पे तो कैनाल तैयार कर लिया, पंजाब की साइड से अभी कैनाल तैयार नहीं हुआ है। तो हरियाणा की डिमांड यही है कि पंजाब भी इस कैनाल को बना दे, तैयार कर दे, क्योंकि आपको डॉट 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 दिख रहा होगा। तो अगर ये कैनाल तैयार हो जाता है तो ये मिल जाएगा, और यहाँ से जो पानी है सतलुज नदी से वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम लोग यमुना कैनाल के अंदर, और इस पानी का इस्तेमाल हरियाणा भी कर पाएगा। लेकिन पंजाब यहाँ पर इस पानी को नहीं दे रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या क्या है, आओ अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब जो ये पूरा ओवरऑल इशू है ना, इसको आप लोग अपने जीएस पेपर नंबर 1 और 2 दोनों से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर टॉपिक है इंटर स्टेट रिलेशंस का, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म का, ट्राइब्यूनल का, वाटर रिसोर्सेज का। तो ये सारे टॉपिक आपको सिलेबस में देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो, अगर हम लोग इस पूरे विवाद का बैकग्राउंड देखें, इसका इतिहास देखें, तो 1960 की बात है, तभी से जो ये डिस्प्यूट है ना वो आपको देखने को मिल जाता है। होता यह है कि 1966 के अंदर, 1966 के अंदर में हरियाणा अलग हो जाता है पंजाब से, दोनों अलग अलग हो गए। और उस समय पर फिर बातचीत ये की जाती है, हरियाणा के पास दिक्कत ये होती है कि पानी की कमी होती है। तो हरियाणा बोलता यह है कि हम लोग को थोड़ा सा पानी चाहिए और हम लोग को सतलज नदी से पानी चाहिए, सतलज नदी का थोड़ा सा शेयर चाहिए, और सतलज नदी से पानी निकालकर हम लोग यमुना तक लेकर आएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर हरियाणा ने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा। हालांकि पंजाब यहाँ पर इस चीज़ को मना कर देता है। पंजाब बोलता है कि नहीं, हम पानी नहीं शेयर करने वाले हरियाणा के साथ में, ये हमारे लिए एक तरीके से खतरा पैदा करेगा, हमारे यहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर इसको आगे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। तो 1966 तक ये कहानी रही। उसके बाद बीच में मुद्दा शांत हो गया था, लेकिन 1981 में आप देखोगे दोनों राज्य साथ में बैठ गए, हरियाणा पंजाब साथ में बैठे, दोनों ने मिलकर अग्री भी कर लिया था कि चलो सही है, हम पानी का रीअलोकेशन कर लेंगे। दोनों ने मिलकर अग्री कर लिया 1981 के अंदर। लेकिन 1982 में जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो कनाल बनाया जा रहा है ना, सतलुज नदी को यमुना से जो जोड़ा जा रहा है, ये जो कनाल है ये लगभग 214 किलोमीटर का है, 214 किलोमीटर का। इसको लॉन्च किया गया कपूरी विलेज पंजाब के अंदर में। कंस्ट्रक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है 1982 में, पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन होता है। इनफैक्ट जो इंजीनियर्स उस कनाल को बनाने के लिए जाते हैं ना, उन इंजीनियर्स को मार दिया जाता है, यानी कि असैसिनेशन, ये हत्या भी देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उस समय पर। तो 1982 में ये सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर ये कहानी 1982 से आगे बढ़ते बढ़ते 1985 तक आ जाती है। 1985 में आप देख पाओगे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी उस समय पर थे, और साथ ही साथ में जो अकाली दल चीफ संत थे, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक अकॉर्ड साइन किया और डिसाइड किया कि हम लोग एक नया ट्राइब्यूनल बनाएंगे। और एक नया ट्राइब्यूनल क्या करेगा, इस पानी वाले केस को देखेगा। तो इरादी ट्राइब्यूनल बनाया गया। इसको हेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज वी बालाकृष्णन इरादी साहब। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया इस पानी के शेयरिंग को लेकर, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी। कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशन देते हुए क्या बोला कि पंजाब और हरियाणा को इतना इतना पानी मिलना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पर इनका रिकमेंडेशन था। 1987 तक ये सब कुछ फाइनल हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिकमेंडेशन भी किसी काम का आया नहीं, क्योंकि कुछ भी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं की गई। कहानी ऐसे ही और आगे बढ़ती रही। फिर आ जाता है समय 1996 का। 1996 में जब हरियाणा परेशान हो जाता है तो हरियाणा सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता है। सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से बोलता है कि आप पंजाब से कहो कि अपनी साइड से जो कनाल है वो पूरा कर ले। हमने कनाल बना के रख दिया है, पंजाब कनाल पूरा कर दे, और पूरा करते ही जो पानी है सतलुज से वो हम लोग यमुना तक लेकर आएंगे। तो ये हरियाणा ने किया। फिर 2002 और 4 के बीच में आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से बोला भी कि भैया अपनी साइड से, अपनी टेरिटरी से काम पूरा कर दो, क्योंकि हरियाणा अपनी साइड से कर चुका है। तो होता क्या है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से ये बात बोली, पंजाब असेंबली ने
एक एक्ट को पास कर दिया। उसका नाम था पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट। यानी कि पंजाब ने जो हरियाणा के साथ में एक बातचीत करी थी ना, साथ में बैठकर कि हाँ हम पानी को अलोकेट करेंगे, उसने वो एक्ट ही ख़त्म कर दिया। पंजाब ने बोला अब हम लोग एक्ट ही ख़त्म कर रहे हैं, हम पानी को शेयर करेंगे ही नहीं। ठीक है ना। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात भी यहाँ पर पंजाब नहीं मानता है। फिर उसके बाद में 2004 तक ये मामला फिर से ठंडा पड़ गया। देन 2016 में वापस से इस मुद्दे को उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसकी हियरिंग को लिया, प्रेसिडेंशियल के रेफरेंस पर इसकी हियरिंग को लिया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे को थोड़ा डिटेल से देखने की फिर से कोशिश करी। और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पंजाब ने क्या किया है, उस एक्ट को ही ख़त्म कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पंजाब ने ये काम जो किया है ये बिल्कुल गलत है, और ये जो एक्ट है ना ये आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। जो पंजाब ने काम किया है ये बेसिकली आपको इनवैलिड देखने को मिलेगा, ऐसा पंजाब नहीं कर सकता। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर दी। फिर साल 2020 में देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को बोला कि आओ आपस में बैठो और उसके बाद में नेगोशिएट करो, और इस कैनाल इशू पर हम लोग मीडिएट कर मामले को सुलझा सकते हैं। 2020 से ये बातचीत चल रही है, और अभी फिर से देखोगे बातचीत हुई है, फिर से बातचीत हुई है, और फिर से बातचीत हुई है। ऐसे यहाँ पर कहानी आगे चलती रही, और अभी भी आप लोगों ने देखा ये डिस्कशन हुआ, लेकिन डिस्कशन का कोई भी सोल्यूशन निकल कर आया नहीं। अब ये सोल्यूशन क्यों नहीं निकल कर आ रहा, उसके पीछे का कारण क्या है, इसको समझते हैं। आर्गूमेंट क्या क्या है पंजाब और हरियाणा के। पंजाब यहाँ पर बोलता है कि पंजाब के अंदर जो इनके बहुत सारे एरियाज़ हैं वो 2029 तक या 2030 तक आप कह सकते हो वो सूख जाएंगे। इनके यहाँ पर ऑलरेडी पानी की कमी हो जाएगी, और खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए बहुत सारा इरिगेशन चाहिए होता है, बहुत सारी सिंचाई चाहिए होती है। तो वो सिंचाई कहाँ से आएगी। तो पंजाब यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। दोनों अपने ही जगह पर सही हैं, क्योंकि दोनों पर ही देखो, पंजाब के अंदर ये बोलते हैं कि हमारे पास पानी की काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिलने वाली है, और हरियाणा बोलता है हमारे यहाँ पर पानी की कमी ऑलरेडी हो रही है, तो हमें पानी का रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ सतलज और यमुना रिवर के बारे में, क्योंकि सतलज और यमुना रिवर दोनों के ही बारे में चर्चा हुई है। तो दोनों का जो आप फ्लो है ना वो ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। सतलुज नदी की जब बात करते हैं तो सतलुज नदी का जो एंशिएंट नेम है वो है ज़ेराड्रोस। एंशिएंट ग्रीक नेम आपको ये देखने को मिलेगा, या फिर इसको हम लोग शताद्रु के नाम से भी जानते हैं, जो संस्कृत नाम के अंदर में आता है। उसके बाद में ये आप देखोगे जो इंडस नदी है, इंडस नदी में जाकर मिल जाती है। इंडस नदी जो पाकिस्तान के अंदर बह रही है ना, वहाँ पर जाकर मिल जाती है। मैंने आपको मैप में दिखाया था। तो होता यह है कि इंडस नदी की अपने आप में ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। और उन सहायक नदियों में आपको देखने को मिलती है वो हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो सतलुज वाली जो नदी है ये एक मेन ट्रिब्यूटरी है, एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। उसके बाद में ये कहाँ से निकल कर आती है, हिमालय से निकल कर आती है, खासकर तिब्बत वाले रीजन से निकल कर आती है। उसके बाद में ये पंजाब से गुजरते हुए, हिमाचल प्रदेश से गुजरते हुए जो पाकिस्तान है वहाँ पर जाकर इंडस रिवर में मिल जाती है। ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ मैप के अंदर। क्लियर हो गया। तो ये था पर्टिकुलर इशू। इंपॉर्टेंट आज के आर्टिकल सारे ऐसे हैं, लेंदी आर्टिकल हैं, काफ़ी सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आर्टिकल पढ़कर काम नहीं चलेगा, सब कुछ बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। और ये आर्टिकल बहुत रेलेवेंट हो चुका है। क्यों? रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु हुई थी, आपको पता होगा। फिर उसका गाना एक SYL वाला गाना आया था, याद होगा, है ना। वो उस गाने को लेकर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, यूट्यूब पर वो गाना आया था, फिर उनका गाना डिलीट भी कर दिया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें लगातार न्यूज़ में बनी रही हैं बहुत समय से। इनफैक्ट जनवरी से न्यूज़ में बना रहा है ये पर्टिकुलर इशू, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। तो बात की जा रही है इको सेंसिटिव जोन के बारे में। देखो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इको सेंसिटिव जोन को लेकर एक कदम उठाया था, और उस कदम से केरला काफ़ी नाराज़ हुआ। और केरला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा है कि देखो हम आपकी ये वाली बात नहीं मान पाएंगे, अगर ये बात हम लोगों ने मानी तो इससे हमें बहुत नुकसान होगा। अब मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, अब इनको हमें प्रोटेक्शन भी देनी है, इनको बचाना भी है। तो इनको बचाने के लिए कुछ एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। सपोज़ यहाँ पर एक नेशनल पार्क है ना, वैसे अगर हम लोग बात करें जो जनरल रूल होता है, कॉमन रूल जो होता है ना, वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि कोई नेशनल पार्क है, इसके आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया होगा, उस 10 किलोमीटर के एरिया में वो हम लोग इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देंगे। इको सेंसिटिव जोन का मतलब यहाँ पर है, सपोज ये नेशनल पार्क है, इसके आसपास का 10 किलोमीटर एरिया इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका मतलब उस एरिया में कोई माइनिंग, इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, वो सब खत्म कर जाएगा, उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी।
आप लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इससे क्या होगा, इस एरिया को प्रोटेक्शन मिलेगा तो हमारे नेशनल पार्क भी बचा रहेगा। तो इको सेंसिटिव जोन आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला कि देखो, हर एक नेशनल पार्क को, हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एटलीस्ट 1 किलोमीटर का जो अपना इको सेंसिटिव जोन है वो मेंटेन करना ही करना होगा। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, कुछ भी कह लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यहाँ पर ये बात रखी थी कि आपको 1 किलोमीटर का तो मेंटेन करना ही करना है। ठीक है ना, ये बात आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो 1 किलोमीटर का मेंटेन करने के लिए यहाँ पर बोला कि भैया आपको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना होगा। और इको सेंसिटिव जोन बनाने का मतलब है वहाँ पर सब कुछ खाली कर दो, कोई भी फालतू काम नहीं होना चाहिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटी, माइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया जाएगा। फिर केरला सरकार यहाँ पर आती है। केरला यहाँ पर बोलता है कि देखो, इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान है, इससे हमें नुकसान क्या है, इससे हमें बहुत बड़ा खतरा नज़र आता है, क्योंकि बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। क्योंकि आप देखोगे ये जो केरला है ना, वो वेस्टर्न घाट्स की साइड पर पड़ता है। अब वेस्टर्न घाट्स का मतलब क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैप आप देखोगे नीचे से, इंडिया का मैप, तो ये वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पर आपको सारी पहाड़ी इलाका, जंगल वगैरह देखने को मिलता है। ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हो गए। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे फैले हुए हैं। और केरला एक ऐसा स्टेट है जो कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे हम लोगों ने इस 1 किलोमीटर के एरिया को सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया, तो इसकी वजह से जो लोग रह रहे हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ पर रह रही हैं, उनको उस एरिया से डिस्प्लेस करना होगा, उनको उस एरिया से हटाना होगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी चल रही है, वहीं से कमा के खा रहे हैं, उनको वहाँ से हटाना होगा। तो ये काम हम नहीं कर सकते। इस प्रकार से यहाँ पर केरला का भी एक तरीके से आप कह सकते हो कंसर्न है, जो कि मेंशन करा जाता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने केरला के इस रिव्यू को लिया है, देखा है कि हाँ चलो इस पर हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर मुद्दे पर थोड़ा सोच विचार कर रहा है, फिर आने वाले टाइम पर इसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। ठीक है ना। तो कोर्ट का जजमेंट था टू हैव 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास यहाँ पर 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन अनिवार्य कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। केरला ने बोला कि हमें इससे नुकसान है, हमें लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, लोगों को नुकसान होगा, लोग यहाँ पर अफेक्ट होंगे। तो इस पर्टिकुलर इशू को वापस से सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और इसको रिव्यू कर सकता है और जल्दी यहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी बता सकता है। क्लियर हुआ इतनी इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा हम लोग इको सेंसिटिव जोन के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ अलाउ की जाती है, क्या चीज़ अलाउ नहीं की जाती है, ये क्या है मुद्दा। देखो, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये बेसिकली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। इन्होंने तो यहाँ पर बोल दिया था कि भैया देखो, जो जनरल होता है ना, जनरल रूल जो है वो 10 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन की बाउंड्री तो होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर जनरली देखने को मिलेगा। हालांकि वो प्लेस के हिसाब से डिपेंड करता है, वो कितना होता है, वो कम बढ़ती भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इको सेंसिटिव जोन को बनाने का पर्पज़ क्या है, इसके पीछे का जो एक तरीके से रीज़न है, आप कह सकते हो क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है, वो एग्जैक्टली क्या देखने को मिलता है। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि हम उस एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकें, उस एरिया को बचा सकें। क्योंकि कुछ अलग से एरिया, क्योंकि मान लो सपोज एक नेशनल पार्क है, इसके बाहर का एरिया आप 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दोगे, तो बाहर का एरिया जब बचेगा तो अंदर का पार्क बचेगा, है ना। उस एरिया को, जब बाहर के एरिया को प्रोटेक्शन मिलेगा तो अंदर वाला अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है तो वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ के ऊपर आप कह सकते हो रोक टोक लग जाती है, उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है। जैसे कि कमर्शियल माइनिंग हो गई। कमर्शियल माइनिंग के बाद में जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो पोल्यूशन पैदा कर रही हैं, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गए, इन सब चीज़ों को आप नहीं लगा सकते, ये सारे काम आप वहाँ पर नहीं कर सकते। इको सेंसिटिव जोन की बात कर रहा हूँ मैं। टूरिज़्म एक्टिविटीज़ जैसे हॉट एयर बलून हो गया, ये सारी चीज़ें भी, और इसके ऊपर भी रोक टोक हो जाती है। बाकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको रेगुलेट किया जाता है, हिसाब से करी जाएंगी। जैसे पेड़ का कटाई हो गया, है ना, उसके बाद में होटल्स बनाना, रिजॉर्ट बनाना, या फिर नेचुरल वाटर का कमर्शियल यूज़ करना, इलेक्ट्रिक केबल बिछाना। तो इन सब कामों को रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि चीज़ों को प्लेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर कुछ एक्टिविटीज़ को परमिट किया गया है। परमिट मतलब इजाज़त दी गई, आप ये काम तो इको सेंसिटिव जोन में कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो? जैसे हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, प्लांटिंग वगैरह कर सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपना सकते हो सारे एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये काम यहाँ पर अलाउ करे जाते हैं, ये काम आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया में।
ठीक है ना। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, इको सेंसिटिव जोन सपोज यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा यह है कि उस एरिया में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, और उससे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कम होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो एरिया बचा रहेगा। जितनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, प्रोजेक्ट्स लगेंगे, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उतना ही वहाँ पर पेड़ की कटाई होगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, एरिया वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। समझ में आई बात। तो ये बेसिकली इको सेंसिटिव जोन का एक पर्पज़ रहता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ आता है एडिटोरियल डिस्कशन पर। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज 3-4 एडिटोरियल हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे हिंदू के अंदर भी हैं आज, और साथ ही साथ मैंने इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल भी ऐड किया है क्योंकि वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने सुबह पढ़ा उसके बारे में। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। वो बेसिकली एजुकेशन सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है, चेंजेस के बारे में बात करता है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, और 2020-21 के अंदर यूपीएससी ने मेंस में वैसा क्वेश्चन पूछा भी है। तो मतलब एडिटोरियल सेक्शन को ना यहाँ पे इस वीडियो में मिस मत किया करो, क्योंकि उसमें मैं अलग से अलग न्यूज़पेपर के एडिटोरियल भी ऐड करता हूँ, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं। मतलब बहुत काम का सेक्शन यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी फालतू चीज़ें भी होती हैं, लेकिन काम कोशिश ये होती है कि उसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाया जाए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया जाए। लेकिन हमेशा की तरह एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग एक मेंस के क्वेश्चन को लेंगे। तो आज का मेंस का क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है इसको समझते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, देयर इज़ अ क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बट द क्वालिटेटिव फ्रंट इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड। एजुकेशन की बात करें तो क्वांटिटी के बेसिस पर आप देखोगे तो हम लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। क्वालिटी के मामले में हम काफ़ी पीछे रह जा रहे हैं। अब आपको अपने सजेशंस देने हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो को अपने दिमाग में रखते हुए कि हम लोग कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर इसको शेक कर सकते हैं, ऐसा आपको यहाँ पर आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर 250 शब्दों में लिखना है, और डोंट वरी इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तैयार किया गया है उसी एडिटोरियल के ऊपर जो कि अगला एडिटोरियल मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो आप इसका आंसर लिखना, लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। जब फुल फॉर्म लिखोगे तो आपको वो चैनल मिलेगा। 32,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स लिख रहे हैं और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर रहे हैं। अब रिव्यू की बात आ रही है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोशिश ये करा करो कि एटलीस्ट आप सभी लोग 2 आंसर्स को रिव्यू कर लो। 2 आंसर्स को आपको रिव्यू करना ही करना है। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, सामने वाले को भी फ़ायदा होगा, आपको कुछ यूनिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में ऐड ऑन करने के लिए, और सामने वाले व्यक्ति की जो मिस्टेक्स होंगी वो आप बता पाओगे, उनको एंकरेज कर सकोगे, बता सकोगे कि आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, यहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस बेसिस पर, इस कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है, तो आप भी यहाँ पर जाकर उसके अंदर पार्टिसिपेट करो। अब आते हैं आर्टिकल पर। तो ओपन कर लिया है हमने इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में आपको यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर एडिटोरियल देखने को मिलता है, इंडिया @75, मतलब 75 साल हो चुके हैं हमारी इंडिपेंडेंस को। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर स्टैंड करता है और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में किस किस चीज़ की और आवश्यकता है। उस चीज़ के ऊपर राइटर ने बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखे हैं। सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैं नोट्स की फॉर्म में डिस्कस करूँगा, मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्कस करूँगा। आपके पास में लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स वो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आपको करना क्या है, स्क्रीन पर बस खाली नीचे देखना है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एजुकेशन सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। राइटर सबसे पहले बोलते यह हैं कि साल 2030 तक आप देखोगे भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है, अगर हम लोग यंग पॉपुलेशन की बात करें, जवान लोगों की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा होगी। दुनिया में इतनी पॉपुलेशन किसी देश में नहीं होगी यंग पॉपुलेशन जितनी इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। इंडिया इस वजह से यहाँ पर यूथ कंट्री भी कहलाता है। अब इस यंग पॉपुलेशन को अगर एक सही डायरेक्शन में लेकर चलना है तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है एक स्किल प्रोवाइड करवाना, इम्पॉर्टेंट है कि उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो एक क्वालिटी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन यूथ को एक बहुत बेटर पर्सन बनने के लिए, और जब वो बेटर पर्सन बनेगा तो हमारे कंट्री के प्रति ही बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ऐसा आप कह सकते हो। फिर राइटर ने मेंशन किया, अगर हम करंट स्टेट देखें, यानी कि आज के समय पर जो एजुकेशन है ना उसका क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन है, तो एजुकेशन बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है इंडिया के अंदर। जैसे नंबर 1 चैलेंज, हमारे यहाँ पर एजुकेशन के अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आएगा। सरकार जो पैसा खर्चती है एजुकेशन के ऊपर वो बहुत कम है। हमारे जीडीपी का बहुत कम प्रतिशत पैसा खर्चा जा रहा है, ये बताया गया। फिर उसके बाद में पीपल टू टीचर रेशो, यानी कि अगर आप देखोगे कितने बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए कितने टीचर हैं, तो ये रेशियो काफ़ी ख़राब है।
24:1 का है, 24 बच्चों के लिए एक टीचर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं भारत के अंदर इस एजुकेशन सेक्टर में। नाउ अब ये जो समय है, इस समय में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को बदल सकते हैं और हमें ज़रूरत है, क्योंकि 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए हुए। अब आने वाले 25 सालों के अंदर अंदर हमें कुछ नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे हम पूरा अपना एजुकेशन सेक्टर को डेवलप कर सकें। जैसे कि अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आई गई थी, है ना। तो शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपको पता ही होगा। ये बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी है, और आपको पता होगा ये थर्ड इस प्रकार का स्टेप उठाया है। इससे पहले 2 और पॉलिसीज़ आ चुकी हैं, एक आई थी 1968 में, एक आई थी 1986 में। अब आप कहोगे कैसे याद रखें, तो बहुत आसान है, 1968 इसको उल्टा कर देना, दूसरी आई थी 1986 और तीसरी 2020 में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एजुकेशन पॉलिसीज़ आती रहीं। अब इनका काम ये था कि हम लोग एजुकेशन सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहें। और अभी 2020 वाली जो पॉलिसी है ना, इसका मकसद यहाँ पर यह है कि जो बच्चे, लगभग 2 करोड़ के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, उनको वापस से यहाँ पर उस स्कूलिंग सिस्टम के अंदर लेकर आया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो 2020 की पॉलिसी की है वो है वोकेशनल एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट की जाएगी क्लास 6 से, यानी कि क्लास 6 के बाद देखो बच्चा जो भी पढ़ाई करनी है वो तो पढ़ाई चलेगी, उसके अलावा अगर उसको किसी और चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, उसके पास में किस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर स्किल्स हैं, तो वहाँ पर भी ध्यान दे सकता है, ताकि जीवन के अंदर उस प्रोफेशन को वो चूज़ कर सके, वहाँ से अपना लाइवलीहुड जनरेट कर सके, वहाँ से कमा के खा सके। तो वोकेशनल स्किल्स अलग से यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की बातचीत की गई है इस 2020 की पॉलिसी में। समझ में आया? आगे आते हैं। अब ये एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए सरकार ने बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स उठाए, बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स चलाएं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, सर्व शिक्षा अभियान, प्रज्ञता आपको देखने को मिलेगा, मिड डे मील स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम श्री स्कूल्स, ये सारे इनिशिएटिव्स हैं। पीएम श्री स्कूल्स रिसेंटली न्यूज़ में था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी मैंने आपको पढ़ाया है 2 दिन पहले, मिड डे मील स्कीम पढ़ाया, मतलब ओवरऑल सर्व शिक्षा अभियान। ये आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ स्कीम्स हमने पढ़ रखी है, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएं नोट्स की फॉर्म में। इस वजह से बोलता हूँ पीडीएफ जो रोज़ मिलती है उसको डाउनलोड कर लिया करो। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो कि यहाँ पर इंडिया ने उठाए हुए हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली राइटर ने मेंशन ये किया है कि बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर में। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, बिल्कुल फैक्ट के बेसिस पर बातचीत की गई है। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने रखा है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स। मतलब यह है कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के अकॉर्डिंग बात करें, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो 2019-20 में देखोगे तो 12% स्कूल्स, सिर्फ 12% स्कूल्स थे जहां पर केवल इंटरनेट फैसिलिटीज़ थीं, और 30% स्कूल्स थे जहां पर कंप्यूटर्स थे। तो आप समझ रहे हो कि 12% केवल 12% स्कूल के अंदर इंटरनेट फैसिलिटी थी और 30% स्कूल के अंदर कंप्यूटर थे। बाकी स्कूल के अंदर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी है। बाकी 42% आप देखोगे जो स्कूल्स हैं इनमें फर्नीचर की कमी है, फर्नीचर प्रॉपर यहाँ पर नहीं है। 23% स्कूल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। 22% आप देखोगे तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो रैम्प्स हैं उनकी कमी देखने को मिलती है फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए। और 15% जो है वो आपको वॉश फैसिलिटीज़ की कमी देखने को मिलेगी। वॉश फैसिलिटी का मतलब है वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉश बेसिन्स, इनकी कमियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये बात यहाँ पर रखी गई राइटर के थ्रू, बिल्कुल फैक्ट के बेसिस पर। दूसरा चैलेंज इन्होंने बताया हाई ड्रॉप आउट रेट। इंडिया के अंदर देखोगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करता है, उसके बाद में ड्रॉप आउट कर देता है, स्कूल से निकल जाता है। ज़्यादातर जब बच्चों से पूछा गया, जिनकी उम्र 6 से 14 साल की है, यही लोग ज़्यादातर स्कूल को छोड़ रहे थे, लीव कर रहे थे। अपनी एजुकेशन पूरी होने से पहले इन्होंने छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, ड्रॉप आउट हो गए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इससे जो पैसा उनके ऊपर लगाया गया वो भी वेस्ट हुआ, जो भी पैसा जैसे ही मैनेज करके लगाया गया वो वेस्ट हुआ, प्लस उन्होंने जितना अपने यहाँ पर दिमाग लगाया वो भी वेस्ट हुआ। जब ड्रॉप आउट ही कर लिया तो क्या फ़ायदा फिर। तो ये आपको यहाँ पर नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग बात करें ना, तो बोला ये गया, बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं था स्टडी में, है ना। उन्होंने अपना रीज़न ये दिया कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ जिन्होंने यहाँ पर ये बात रखी थी और उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप आउट कर लिया था। तो ये बेसिकली आपको एक दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आता है। तीसरा चैलेंज एजुकेशन सेक्टर में नज़र आता है वो है प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन।
अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखो, आज के टाइम पर भारत में कट थ्रोट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। चाहे यूपीएससी ले लो, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन ले लो, कंपटीशन अपने आप में बहुत ज़्यादा हो चुका है। सब लगे पड़े हैं पढ़ाई के अंदर और सभी लोगों को यहाँ पर एक जॉब चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ के अंदर में। तो ये जो कट थ्रोट कंपटीशन है ना, इसकी वजह से जो टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे आईआईटीज़ हो गए, आईआईएम हो गए, इनके अंदर एडमिशन्स जो हैं उसके लिए भी यहाँ पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर जो है ना, इसको क्लियर कर कर फिर इसमें एडमिशन लेते हैं आईआईटीज़ और आईआईएम में। और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और इसमें कुछ ही बच्चों को एडमिशन मिलता है, कुछ ही बच्चे यहाँ पर क्लियर कर पाते हैं, फिर आईआईटीज़ आईआईएम से कुछ ही बच्चे यहाँ पर निकल पाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, निकलने के बाद भी वो विदेश चले जाते हैं, है ना। यही तो होता है, जो अच्छा टैलेंट है इंडिया से वो बाहर निकल जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा और दूसरा नहीं, शायद तीसरा यहाँ पर ये चैलेंज आपको नज़र आएगा जो कि राइटर ने मेंशन किया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट राइटर जो चैलेंज मेंशन करते हैं वो है मास इलिटरेसी। इंडिया के अंदर जो इलिटरेसी रेट है वही बहुत ज़्यादा है, यानी कि पढ़े लिखे की कमी, या फिर आप कह सकते हो कि एक रॉ भाषा बोलो तो अनपढ़ जो है ना, वो भी आपको बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट देता है कि हमें राइट टू एजुकेशन का, पढ़ने का पूरी तरह से हक देता है, लेकिन फिर भी 25% जो इंडियंस हैं वो अभी भी इलिटरेट हैं। पढ़ाई लिखाई की काफ़ी बड़ी कमी यहाँ पर उनके अंदर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो सही से कांटेक्ट नहीं कर पाते, आप कह सकते हो सही से सोशली वो मैच नहीं हो पाते हमारी सोसाइटी से, वो यहाँ पर आप कह सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगेन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा इलिटरेसी का। तो इलिटरेसी रेट अभी भी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। देन यहाँ पर एक और कंसर्न आता है, वो है लैक ऑफ एडिक्वेट अटेंशन टू इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि इंग्लिश के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर इतना प्रॉपर अटेंशन मिल नहीं रहा है। सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो रूरल स्टूडेंट्स हैं, जो गांव वाले बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर क्रिएट करती है इंग्लिश। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे देखने को मिलेंगे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है इंग्लिश। तो जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं इनके ऊपर अटेंशन ना देकर दूसरी लैंग्वेजेस पर अटेंशन देना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग है। फिर उसके बाद में एक और चैलेंज नज़र आता है, वो है लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ज़्यादातर तरीके से आप स्टडी देखते हो क्या करा जाता है, रट्टाफिकेशन करवाया जाता है। स्कूल के अंदर पढ़ो और पढ़ने के बाद में एग्ज़ाम दो और उसमें मार्क्स लेकर आओ और उसके बाद यहाँ पर स्कूल से पास आउट होकर निकल जाओ, यही काम रह गया है। ज़्यादातर सभी यही कर रहे हैं कि भैया बस खाली डिग्री मिल जाए, मार्कशीट मिल जाए, ये मिल जाए, बस काम हो जाए। आपने क्या सीखा लाइफ के अंदर? ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं इंडिया के अंदर में। वोकेशनल एजुकेशन ना के बराबर है। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे को अलग से भी एक स्किल प्रोवाइड करवाया जाए। बच्चा किस चीज़ के अंदर परफेक्ट है उसके हिसाब से वो एक दूसरी स्किल को भी चूज़ कर सकता है, उस स्किल के ऊपर काम कर सकता है, आगे जाकर उसको अपना प्रोफेशन बना सकता है। अब वो जिस चीज़ के अंदर परफेक्ट है उसको चूज़ कर रहा है, उसको प्रोफेशन बना रहा है, तो उसके अंदर वो 100% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 100% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, अपने कंट्री के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो इन चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है, ये भी एक चैलेंजिंग पोर्शन है। देन एक और चैलेंज आता है, अब यहाँ पर बात आती है अनअफोर्डेबिलिटी की। एजुकेशन को अफोर्ड कर पाना भी करेंट टाइम पर काफ़ी मुश्किल हो चुका है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं गाँव के अंदर, देखो बहुत सारी फैमिलीज़ की इतनी अच्छी इनकम है नहीं कि वो बहुत अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ाई कर सकें, पढ़ाई करवा सकें अपने बच्चों को, या फिर उस पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू करवा सकें, इनकम बहुत कम होने की वजह से। तो ये भी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, इसकी कमी है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो एजुकेशन है वो अफोर्ड नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ एजुकेशन महंगी होती चली जा रही है। आपको ही पता है कि पहले स्कूल की फ़ीस क्या रहा करती थी, आज के टाइम पर वो फ़ीस क्या है, और प्राइवेट की तो बात ही मत करो, वो लोग आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हो चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि इससे हो क्या रहा है कि जो गांव के अंदर पेरेंट्स हैं ना, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से ज़्यादा अच्छा उनको काम पर भेजना फिर समझते हैं कि वो अच्छा कमाएगा, काम करेगा, वो ज़्यादा बेटर है उसके लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न बना हुआ है हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, जो भी गिरावट हो रही है, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसके पीछे का। क्लियर हो गई सारी बातें। फिर एक और बहुत बड़ा चैलेंज निकल कर आता है, फिर राइटर मेंशन करते हैं एक इंपॉर्टेंट चैलेंज को, वो है जेंडर इनइक्वालिटी।
आपको जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। जेंडर के बीच में बहुत ज़्यादा असमानताएं नज़र आती हैं। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं कि हम लोग एक इक्वालिटी को क्रिएट कर सकें। जो गर्ल्स हैं, जो एक तरीके से बॉयज़ हैं, यानी मैन और वेमेन दोनों हैं, दोनों को इस सोसाइटी में बढ़ावा दिया जा सके, इस चीज़ के ऊपर पूरा फोकस कर रही है सरकार। लेकिन उसके बावजूद भी जेंडर इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर राइटर बोलते हैं कि अगर आप लोग यूनिसेफ की रिपोर्ट को देखते हो, यूनिसेफ का मतलब है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, तो इसकी रिपोर्ट को अगर आप लोग देखो तो उसके अकॉर्डिंग जो गरीबी है, पॉवर्टी है, लोकल कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, है ना, जैसे कि चाइल्ड मैरिज कर देना, या फिर आप कह सकते हो कि लड़कियों को आगे ग्रो करने नहीं दिया जाता है, काफ़ी छोटी सोच होती है काफ़ी सारे लोगों की। तो यहाँ पर आप देख पाओगे तो इसकी वजह से जो जेंडर इनइक्वालिटी एजुकेशन में वो बढ़ रही है। लड़की को ना पढ़ाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि लड़की को थोड़ा पढ़ा दिया बस खाली बहुत है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आती हैं। तो इसके बेसिस पर, जेंडर इनइक्वालिटी के बेसिस पर हम बोल सकते हैं एजुकेशन के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है? सबसे पहली बात आपको करना क्या होगा, राइटर बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच की तरफ बढ़ना होगा। मतलब आपको जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हो ना, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग वाले कॉन्सेप्ट सिखाओ, ताकि वो लाइफ के अंदर अपनी ज़िंदगी के बाहर निकल कर भी चीज़ों को समझ सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ले सके। तो इस तरफ हम लोग को बच्चे को थोड़ा सा और ज़्यादा ढकेलना होगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो ये काम करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है आज के समय पर। दूसरा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट करना, बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, और साथ ही साथ में एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर, यानी कि देखो इंडिया का जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम आपको देखने को मिलता है, इसको ज़रूरत है वोकेशनल लर्निंग की। अलग से बच्चे को स्किल्स सिखाई जानी चाहिए, बच्चे को एक राइट मेंटोरशिप देनी चाहिए, बच्चे को एक राइट डायरेक्शन देना चाहिए। अगर ये काम रहेगा, बच्चे को एक राइट डायरेक्शन मिलेगा, राइट मेंटोरशिप मिलेगा, वोकेशनल स्किल्स मिलेगा, तो डेफिनेटली बच्चा आने वाले टाइम पर काफ़ी ग्रो करेगा और फैमिली का एक सपोर्टर बनकर निकलेगा, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यही दिक्कत है कि आज के टाइम पर बच्चों को प्रॉपरली मेंटोरशिप नहीं मिल पाती है जो हमारे टीचर्स हैं उनके थ्रू। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में एक और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो लैंग्वेज बैरियर है ना, इसको कम किया जाए। यानी आप इंग्लिश लैंग्वेज की बजाय जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं ना, उनको थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। जो किताबें हैं ना, उनको आप क्या कर सकते हो कि भारत के अंदर जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ट्रांसलेट कर सकते हो, उन लैंग्वेजेस के अंदर बच्चों को पढ़ा सकते हो। बच्चे उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, इंटरेस्टिंग लगेगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो वैसा हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। एक काम ये भी करने की थोड़ी सी ज़्यादा आवश्यकता है। और एक और लास्ट यहाँ पर सजेशन राइटर ने दिया है, वो यहाँ पर यह है कि पुराने ज़माने के जो गुरुकुल्स हुआ करते थे ना, उन गुरुकुल सिस्टम को देखो तो वहाँ पे वो लोग बच्चे को केवल रटाने के ऊपर काम नहीं किया करते थे, वो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर, पूरे विकास को लेकर काम करते थे। बच्चे को सिखाते थे क्या क्या, सेल्फ रिलायंस, कैसे आत्मनिर्भर बनना है, एम्पैथी, क्रिएटिविटी, इंटीग्रिटी, सारी चीज़ें यहाँ पर, एथिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों को गुरुकुल सिस्टम में सिखाई जाती थी, पढ़ाई के अलावा भी। और ये जो चीज़ें हैं ना, इनका इंपॉर्टेंस करेंट टाइम पर, आज के समय पर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था ना, ये केवल नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं था, ये अलग से भी लाइफ के कैसे टैकल किया जा सकता है, लाइफ की प्रॉब्लम्स को, उसके बारे में भी चीज़ों को सिखाया करता था। तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसको ज़रूरत है कि हम लोग अपने पुराने वाले जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है ना, उससे भी काफ़ी सारी चीज़ों को सीखें। आई होप आपको ये मुद्दा क्लियर हुआ। ये काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल था। सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ अपने पास में लिख लेना, कभी भी मेंस के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर एस से एथिक्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत आराम से आप लोग यहाँ पर बहुत प्यारा सा आंसर लिख सकते हो। अब फिलहाल आंसर लिखकर अभी आपको सबमिट करना है टेलीग्राम पर, वो काम भी ज़रूर से करना। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है यहाँ पर, डू नॉट इग्नोर द रूल ऑफ विमेन लाइव स्टॉक फार्मर। देखो, लाइव स्टॉक की बात की जा रही है। रिसेंटली भी मैंने आपके साथ में एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जहाँ पे बताया था मैंने, जो हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर है, खासकर जो गाय भैंस हैं, उनके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। उस बीमारियों की वजह से वो लाइव स्टॉक सेक्टर बुरी तरह से हिट हो रहा है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो वो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही है लाइव स्टॉक सेक्टर की वजह से, लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर, और उसी वजह से यहाँ पर वो आर्टिकल न्यूज़ में बना हुआ है। अब देखो, यहाँ पर जो आज वाला एडिटोरियल है, ये बात करता है कि वेमेन का, महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल है लाइव स्टॉक के अंदर। जो डेयरी फार्मिंग होती है ना, इस डेयरी फार्मर में महिला का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसको रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं।
महिला के रोल को यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता है। तो उनका कंट्रीब्यूशन भी हम लोग को देखना चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन भी गिनना चाहिए। महिलाओं को भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, डेयरी सेक्टर में, क्योंकि उनका रोल बहुत बड़ा है, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है ये अपने आप में ही देखो आज के टाइम पर सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाला सेक्टर है। ये मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर देखने को मिलेगा। हमारा जो कंट्री का इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस लाइव स्टॉक सेक्टर से होता है। लाइव स्टॉक सेक्टर बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आता है, बस खाली यहाँ पर यह है कि उसमें डेयरी फार्मिंग की तरह हम लोग इसको देखते हैं। तो जीडीपी की बात करें तो 2018-19 की जो जीडीपी है ना, इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था लाइव स्टॉक सेक्टर का। पिछले 6 सालों की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछले 6 सालों में जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो 7.9% से ग्रो होता हुआ नजर आए। कॉन्स्टेंटली मतलब रेगुलर 7.9% से ग्रो हो रहा है। जबकि जो दूसरे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हमारा फसलों वाला सेक्टर आप देखने को मिलेगा, क्रॉप सेक्टर, वो बेसिकली ग्रो हो रहा है 2% से। लेकिन जो डेयरी सेक्टर है, लाइव स्टॉक सेक्टर है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि आप देखोगे जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, जो खासकर गांव के अंदर आपको घर देखने को मिलेंगे, गांव में ये जो लाइव स्टॉक सेक्टर है या डेयरी फार्मिंग है, गाय भैंसों का पालन बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग कह सकते हैं जो वेमेन है इनका एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है। वेमेन यहाँ पर इन गाय भैंस को बहुत ज़्यादा पालती हैं, लेकिन हम लोग इनका कंट्रीब्यूशन कभी भी देख नहीं पा रहे हैं। और ये बात यहाँ पर इसी वजह से इन दोनों ही राइटरों ने उठाई, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर आपको महिला देखने को मिलेंगी। और ये बातें क्यों बोली जा रही हैं? क्योंकि आज 15 अक्टूबर है। तो आप कहोगे 15 अक्टूबर है तो क्या हो गया? क्योंकि आज इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वेमेन है। क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वेमेन। जो गांव की महिलाएं ना, उनके लिए यहाँ पर ये दिवस है आज। तो बेसिकली हमें ज़रूरत है कि ये जो रूरल वेमेन है ना, इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनका जो रोल है लाइव स्टॉक रियरिंग के अंदर, उसको हम पहचानें, उसको हम लोग यहाँ पर बढ़ावा दें, उसकी रिस्पेक्ट करें, ना कि उसको इग्नोर करें। ये बात यहाँ पर राइटर बोलती हैं। फिर ये एक चीज़ मेंशन करती हैं कि आज के टाइम पर जो ज़्यादातर वेमेन वर्कर्स हैं रूरल एरियाज़ में, गांव वाले एरिया में, लगभग 72% के आसपास अगर हम लोग कहें तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज हैं। कहीं ना कहीं फार्मिंग से संबंधित वो काम कर रही हैं। लेकिन जब फार्मिंग की बात आती है तो इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो वेमेन हैं वो डेयरी फार्मिंग की तरफ हैं, डेयरी कोऑपरेटिव की तरफ काम कर रही हैं, मिल्क मार्केटिंग का काम कर रही हैं, जो लाइव स्टॉक इकोनॉमी है उसके प्रति काम कर रही हैं। क्लियर हुआ? और आप देखोगे ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि 2015-16 में लगभग 5 मिलियन के आसपास जो वेमेन मेंबर्स थी वो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में थी, डेयरी कोऑपरेटिव्स में थी। साथ मिलकर ये वेमेन काम कर रही थी 2015-16 के आसपास। और ये नंबर अब 2020-21 के अंदर बढ़ चुका है। वेमेन भी इंक्रीज़ हो गई हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, आप ऐसा कह सकते हो। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो महिलाओं की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं मिलकर आपस में क्या करती हैं, दूध और दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचती हैं। तो आप देख पाओगे ये नंबर भी बढ़ चुका है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो नंबर है ये 2012 में 18-19 हज़ार के आसपास हुआ करता था, ये 2015-16 में 32 हज़ार का पहुंच चुका है। मतलब वेमेन का जो रोल है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, कहने का पर्पज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये सिंपल सा यहाँ पर राइटर कहना चाहती हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं, जब भी हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा में इन महिलाओं को काउंट नहीं करते हैं। ये बात यहाँ पर बोली गई। हम ये चीज़ें अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अगर इसको इलस्ट्रेट किया जाए तो लगभग 12 मिलियन के आसपास जो रूरल वेमेन है, गांव में रहने वाली 12 लाख महिलाएं, ये लाइव स्टॉक इस सेक्टर के अंदर यहाँ पर काम करती हुई नजर आएंगी। और ये बात यहाँ पर 2011-12 के एम्प्लॉयमेंट सर्वे के अंदर बताया गया था कि हाँ इतनी महिलाएं हैं। लेकिन ये प्रॉपर डेटा नहीं है, क्योंकि इस डेटा को सही से एनालाइज किया ही नहीं गया। सिर्फ ऊपर का डेटा यहाँ पर ले लिया गया, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग डिटेल से देखोगे तो कई गुना ज़्यादा इस नंबर से कई गुना ज़्यादा महिलाएं थी जो कि लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर इंगेज थी। ये यहाँ पे गाय भैंस को पाल रही थी और उससे यहाँ पर अपनी इनकम जनरेट कर रही थी। लेकिन वो जो नंबर है हमारे पास में, हमेशा यही रहा है कि जब भी कैलकुलेशन करी भी है इन महिलाओं की तो नंबर ये कम रहा है, जबकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा है अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखें।
तो ये जो डेटा निकल कर आ रहा है ना, अलग अलग सर्वे के माध्यम से अलग अलग डेटा कंडक्ट हो रहा है। जैसे आप कह सकते हो एक डेटा कंडक्ट किया गया था एग्रीगेरियन स्टडीज़ के थ्रू कर्नाटका के अंदर में। उन्होंने ये दिखाया कि हर एक घर के अंदर आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं जो गांव के अंदर हर एक घर है ना, वहाँ पर वेमेन कहीं ना कहीं अपना पूरे दिन का 2 घंटा तो अपना इन्वेस्ट कर ही रही हैं इन पशुपालन के अंदर। इन गाय भैंस को पालने में इतना टाइम वहाँ पे लगा ही रही हैं। लेकिन ये मैंने आपको बताया मिनिमम एवरेज, जब आप देखोगे तो ये डिपेंड करता है महिला और साथ ही साथ उस महिला ने कितने जानवर को, कितने गाय भैंसों को पाल रखा है। अगर ज़्यादा गाय भैंस होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो 7 से 8 घंटा भी अपना लगा रही हैं। ऐसा भी यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है कि महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर उनका जा रहा है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन उनका गिना नहीं जा रहा है क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी नज़र आ रही हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिलती क्या है कि जो वेमेन लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं ना, ये पॉलिसीज़ के अंदर आपको नज़र नहीं आएंगी। देखो जो रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट सर्वे आया था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और ये जो सर्वे था ये क्या करता है, ये बताता है कि हाँ कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, महिला और किनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन किस किस सेक्टर के अंदर है। तो इस सर्वे के अंदर भी आप देखोगे तो इस सर्वे भी फेल हो गया इस डेटा को कलेक्ट करने में। इस सर्वे ने भी प्रॉपर डेटा कलेक्ट नहीं किया कि हाँ आखिरकार कितनी वीमेन हमारी लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी, कोर प्रॉब्लम्स के बारे में आपको डिटेल से समझा दिया। तो इनको थोड़ा सा रिजॉल्व करने की आवश्यकता है, महिला के कंट्रीब्यूशन को देखने की आवश्यकता है। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्मैश हिट। नासा के डार्ट मिशन के बारे में चर्चा की गई है। नासा का जो डार्ट मिशन है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और ये भारत बोल रहा हूँ, हमारी पृथ्वी को आने वाले टाइम पर बचा सकता है, काफ़ी सारे थ्रेट से, अंतरिक्ष के खतरों से बचा सकता है और ये सक्सेसफुल भी हो चुका है। 27 सितंबर में लगभग सुबह के 4:30 बजे के आसपास ये मिशन को पूरी तरह से सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया था और 27 सितंबर को ही मैंने ये पढ़ा भी दिया था। आप चाहे तो 27 सितंबर का वीडियो ओपन कर सकते हो, सबसे पहला आर्टिकल मैंने यही पढ़ाया था शायद, वहाँ पे आपको समझा दिया था नासा का डार्ट मिशन आखिरकार क्या है। अब बहुत सारे लोगों ने देखा होगा वीडियो, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। अब नहीं देखा है तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये डार्ट मिशन है क्या। आपको मैं कंटेंट इंग्लिश में भी देना हूँ, इस पर्टिकुलर आर्टिकल का कंटेंट जो है ना वो आपको मैं हिंदी में भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसको देखते हैं पहले। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि लगभग सुबह के 4:44 पर 27 सितंबर को इसको हमने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया था। ये क्या था? नासा का डार्ट मिशन। नासा क्या है? ये बेसिकली अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे कि भारत का इसरो है वैसे ही अमेरिका का नासा है। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि अंतरिक्ष में लगभग धरती से 1.1 करोड़ किलोमीटर दूरी पर इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया गया था। और इस मिशन के अंदर क्या हुआ कि नासा का जो ये अंतरिक्ष यान है ना, डार्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये जाकर एक एस्टेरॉयड से टकराया था जिसका नाम है डाइमॉर्फस। डाइमॉर्फस से ये टकराया और जाकर उस डाइमॉर्फस का जो पाथ है, जो उसका रास्ता है वो बदल दिया। अब इससे यहाँ पर क्या होगा, इससे हम लोग धरती को खतरे से बचा सकते हैं। अब आप कहोगे धरती को खतरे से बचा सकते हैं, इसका मतलब क्या है? अब समझो, देखो बहुत सारे अंतरिक्ष में आपको एस्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे रॉकी पार्टिकल्स, बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े देखने को मिलेंगे जो कि लगातार घूम रहे हैं। बहुत सारे जो टुकड़े हैं ना वो अर्थ की तरफ भी आते हैं, अर्थ की तरफ गिरते रहते हैं लेकिन वो हवा में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े साइज़ का होता है वो अर्थ की तरफ यहाँ पर गिरेगा और गिरता गिरता यहाँ पर धरती पर भी आ जाता है, भले ही छोटा हो जाता है लेकिन आ जाता है। आपको पता होगा इसी वजह से डायनासोर भी ख़त्म हुए थे, है ना, जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर एस्टेरॉयड गिरा था। तो वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर यही एक दिक्कत बनी हुई है कि एस्टेरॉयड आकर टकरा सकता है, बड़े बड़े एस्टेरॉयड आकर टकरा सकते हैं। तो जब वो पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ेगा ना तो उसको हम लोग रोक सकते हैं, उसका रास्ता बदल सकते हैं। उस रास्ते को बदलने के लिए जो ये मिशन, जो ये यहाँ पे नासा ने अपना यहाँ पर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, इसी को डार्ट बोला गया है। डार्ट को छोड़ा जाएगा, डार्ट जाकर उससे टकराएगा और जैसे ही उससे टकराएगा उसका रास्ता बदल देगा, है ना, एस्टेरॉयड का रास्ता बदल देगा। ये बेसिकली यहाँ पर ये पूरा का पूरा मिशन के अंदर बोला गया है। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, इन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर मिशन को कंडक्ट किया और आपको ये कुछ पहला इसी प्रकार का पहला ऐसा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, पहला ऐसा मिशन देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक तरीके से पिक्चर से डायरेक्टली दिखा देता हूँ। आपको ये देखने को मिलता है,
ये दो एस्टेरॉयड नज़र आते हैं। एक तो डिडीमॉस है, डिडीमॉस यहाँ पे बड़े साइज़ का एस्टेरॉयड है, और इधर छोटा वाला है डाइमॉर्फस। जो छोटा वाला एस्टेरॉयड है ना, वो डिडीमॉर्फस के आगे पीछे इस प्रकार से घूमता है, ऐसे घूम रहा है। तो अभी जो यहाँ पे नासा का मिशन था, डार्ट मिशन, जो डार्ट अंतरिक्षयान था, ये कौन से एस्टेरॉयड से टकराया है? ये बड़े वाले से नहीं, छोटे वाले से टकराया है, जिसको हम लोग डाइमॉर्फस बोलते हैं। तो डाइमॉर्फस से टकराकर इसका जो बेसिकली प्रभाव है या फिर जो इसका रास्ता है वो हल्का सा 1% चेंज कर दिया है। इसका रास्ता यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया है। तो ये बेसिकली यहाँ पर मिशन है कि हम लोग एस्टेरॉयड का रास्ता थोड़ा सा बदल सकें। क्लियर हो गया? ये डार्ट मिशन का काम है। और यहाँ पर आप देखोगे ये सारी बातें बताई गई हैं। डार्ट अंतरिक्ष से लगभग, मतलब हमारे धरती से लगभग आप कह सकते हो 1.1 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में यहाँ पर ये टकराया था, बहुत दूर जाकर। और टक्कर से हुआ ये कि जो डाइमॉर्फस है ना, जो कि डिडीमॉस के आसपास घूम रहा है, मैंने आपको बताया, जो छोटा वाला एस्टेरॉयड जो बड़े वाले के आसपास घूम रहा है, उसका रास्ता जो है हम लोगों ने वो थोड़ा सा 1% के आसपास यहाँ पर बदल दिया था, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये नासा का मिशन था। ये सारी चीज़ें से हासिल क्या होगा? हासिल ये होगा कि आने वाले टाइम पर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है, कोई एस्टेरॉयड आता है बड़ा सा, तो उसका रास्ता हम लोग बदल सकते हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हो। और कई सारी हॉलीवुड फिल्मों में कल्पनाएं कर चुके हैं हम लोग, बहुत सारा इमेजिनेशन करके दिखा दिया गया है कि ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। एस्टेरॉयड टकराया जा सकता है और उसको हम लोग रोक सकते हैं। और कैसे रोकेंगे? ये अब तो डार्ट मिशन आ चुका है, डार्ट मिशन से रोका जा सकता है। तो एस्टेरॉयड से जैसे ही टकराया ये डार्ट मिशन, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसने कैप्चर करी है? कोई कैमरा वगैरह था क्या? हाँ, जो ये डार्ट आपको देखने को मिल रहा है ना, इसी पर ही यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों ने एक ड्रैको कैमरा लगाया हुआ था। ये जो ड्रैको कैमरा है, ये क्या कर रहा था? ये बेसिकली अंतरिक्ष का रास्ता दिखा रहा था, साथ ही साथ में एस्टेरॉयड की तस्वीरें भी खींच रहा था, और तस्वीरें खींच खींच के काफ़ी सारी तस्वीरें इसने भेज भी दी हैं। तो ये था पूरा का पूरा डार्ट मिशन। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी होगी। वैसे अभी तक मैंने आपको डार्ट की फुल फॉर्म नहीं बताई है। यह है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शनल टेस्ट। एस्टेरॉयड का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है ना। डाइमॉर्फस, डिडीमॉस, आपको समझ में आ रहा होगा। डिडीमॉस के आसपास डाइमॉर्फस घूमता है, डाइमॉर्फस से टकराया। ये मैंने आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब अगर आपको इंग्लिश में सब कुछ लिखना है तो इंग्लिश में भी देखोगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। डार्ट मिशन क्या है, ड्रैको कैमरा लगा हुआ था, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, और इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से मतलब PDF से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल आप देखना। अगला जो एडिटोरियल है ये बात करता है नो टाइम फॉर प्लेसबो। मतलब क्या, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी पढ़ने वाली बात है नहीं, और आपको मैं लगभग परसों पढ़ा भी चुका हूँ उसके बारे में। गाम्बिया के अंदर, गाम्बिया जो कि अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ सिरप एक्सपोर्ट करे थे, और वो सिरप की वजह से क्या होता है, वहाँ पर कुछ लगभग 66 बच्चों की जान चली जाती है। क्यों? क्योंकि उस सिरप के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल और साथ ही साथ में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, इनकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा थी। और WHO ने एक अलर्ट जारी कर दिया, जैसे यहाँ पे बच्चों की मृत्यु हुई वैसे ही अलर्ट जारी कर दिया कि हाँ, इंडिया के इस सिरप की वजह से यहाँ पर 66 बच्चों की जान गई है गाम्बिया के अंदर में। हालांकि उसके बाद हम लोगों ने कुछ कदम उठाया, क्योंकि वो जो सिरप है वो बने हुए थे कहाँ से? वो बनाए गए थे हरियाणा के अंदर में एक फर्म जो मेडन फार्मास्यूटिकल है उसने बनाए थे। तो बोला ये जा रहा है कि जब ये सिरप या मेडिसिन बनती है उसके बाद में एक्सपोर्ट होती है, इसके ऊपर जो रेगुलेशन है ना, वो आज के टाइम पर हमारे लिए DGCI है, उसके बाद में आप कह सकते हो कि हमारे पास में CDSCO है। ये अलग अलग बॉडीज़ देखने को मिलती है। CDSCO मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इन चीज़ों को अप्रूव कर दिया इनकी टेस्टिंग वगैरह करने के बाद में, तो यहीं से कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलेगी। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना कि हम दवाइयों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा और मजबूत करना होगा, उनके ऊपर टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। इस चीज़ से हम सीख सकते हैं, क्योंकि अभी 66 बच्चों की जान गई है, आने वाले टाइम पर और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो उस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए काम ये कर सकते हैं कि हमारा जो रेगुलेशन है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। अगर मैं एक लाइन में बताऊँ तो ये आर्टिकल के अंदर बात है, ठीक है ना। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हो। तो आज का वैसे आज आपको पता है सैटरडे है, सैटरडे में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है, ग्राउंड जीरो का पेज आता है, तो यहाँ पर भी कुछ काम का नहीं है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है, INS के बारे में जान लिया है,
एट द लास्ट यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल और रह गया था, वो है इंडिया चाइना को लेकर। तो इंडिया और चाइना दोनों ने मिलकर अग्री कर लिया है कि हम लोग और भी बहुत सारी मिलिट्री को लेकर बातचीत करने वाले हैं, ताकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर जो कुछ इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व किया जा सके। आपको पता होगा रिसेंटली भी यहाँ पर दोनों कंट्री के मिलिट्री कमांडर्स के बीच में बातचीत हुई थी, ताकि LAC पर जो लंबे समय से साल 2020 से विवाद चल रहा है उस विवाद को ख़त्म किया जा सके। और हम लोगों ने इसको लेकर डिसएंगेजमेंट भी किया, यानी कि दोनों तरफ से जो आर्मी वो पीछे पीछे हट गई थी। अभी भी कुछ एरिया बाकी है, जैसे डेमचोक और देपसंग वाला एरिया जो है ना, वो अभी कुछ एरिया ये बाकी एरिया है जहाँ पर आप कह सकते हो कि डिसएंगेजमेंट करना बाकी है। तो यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हम लोग करेंगे, आने वाले टाइम पर बातचीत करेंगे, उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। क्लियर हो गया? अब फटाफट चलते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ और उसका आंसर देखते हैं, फिर उसके बाद में अपने सेशन को एंड करते हैं। अच्छा, आज मैं वोकेबलरीज भी ऐड कर रखी थी, वोकेबलरीज को पहले देख लेते हैं। एक बात मैं और बता दूं, जो आपको पता होगा स्टैचू वाला जो आर्टिकल है, पिक्चर वाला आर्टिकल है, वो रह जा रहा है। कल संडे, कल कवर कर लेंगे, है ना। काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत रहती है, मतलब याद रहता है कि उनको, है ना। तो मुझे पता है वो रह गया आर्टिकल, तो उसको हम लोग कल कवर कर लेंगे। कल संडे में आर्टिकल ऑलरेडी कम आते हैं। वोकेबलरीज़ की अगर हम लोग बात करें आज की, तो आज का पहला वोकेब है सैम्बलेंस। सैम्बलेंस मतलब दिखावा, झलक या फिर अनुरूपता। देन बात आती है रिकैल्किट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है आज्ञा न मानने वाला। देन डिनाउंसमेंट। डिनाउंसमेंट मतलब एंड रिजल्ट, आउटकम, ये कह सकते हो। देन आता है प्रेसिपिशियस। तो प्रेसिपिटेस के मतलब होता है शीघ्र, जल्दी आप लोग कह सकते हो। देन आता है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकाना या डर दिखाना। तो ये आज के इंपॉर्टेंट वोकैब्स होगा जिसको आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को भी फटाफट देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे था कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि बर्ड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्डन महासीर। गोल्डन महासीर बेसिकली यहाँ पर मछली वाली कैटेगरी देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर तीनों बर्ड हैं, यानी इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल और वाइट आइबिस, ये आपको तीनों की तीनों बर्ड देखने को मिलती हैं। तो ये इस बार का क्वेश्चन था, कब का? 2022 का। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।